हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग रोटर फेड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन के बारे में बात किया हुआ था। आज के सेशन में जस्ट अपोजिट उसका इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन। जितने भी मशीन्स देखने के लिए मिलती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टेटर फेड या फिर जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंडक्शन मशीन ही देखने के लिए मिलेगी। रोटर फेड इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन केवल और केवल बुक्स में देखने के लिए मिलता है, एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज इसका कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, राइट। कोई भी इंडस्ट्री आप विजिट करते हैं, कहीं पे भी विजिट करते हैं, आपको नॉर्मल इंडक्शन मशीन जो कि स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन होती है वही देखने के लिए मिलेगी। आप अपने घर के सीलिंग फैन को ऑब्जर्व किए होंगे। जब नॉर्मल इंडक्शन मशीन होता है उसमें क्या होता है कि स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में, और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जिसमें शाफ्ट असेंबल्ड रहता है रोटर में। तो रोटर रोटेट करता है जिसके कारण शाफ्ट भी रन करना चालू करता है, राइट। अपने सीलिंग फैन को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे शाफ्ट के साथ में जो असेंबल्ड है वो स्टेशनरी होता है। जो मिडिल का पोर्शन है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट इसमें रोटेटिंग होता है, आउटर पार्ट रोटेटिंग होता है। तो आपने जब कूलर वगैरह के फैन को ऑब्जर्व करिएगा, वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका सीलिंग फैन रोटेट करता है, राइट। तो ये ऑब्जर्व करिएगा। आज ध्यान देते हैं, हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लें, आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। और अगर आप जो कैंडिडेट्स केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्ट रखते हैं, 499 में कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और अब तो आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन डेट भी रिलीज हो चुका है। आरआरबी जेई 2024 का एग्जामिनेशन डेट रिलीज हो चुका है, जो कि है 6 दिसंबर 24 से स्टार्ट है, राइट। तो ये सारी चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, इसको देख के प्रिपेयर करना चालू करिए। और गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जितने भी ऑफिशियल आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में, एडवर्टीजमेंट में जितने भी सब्जेक्ट सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पैकेज जिस दिन आप एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि एक सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद दूसरा सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। सारे लेक्चर्स आपको एक साथ इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान करके एक हायर रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट। गेट एस्पिरेंट्स जो हैं गेट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 2,222 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 26 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं 4,444 में, एंड 27 वाले कैंडिडेट्स 6,666 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। खास बात यह है कि 26 एंड 27 वाले कैंडिडेट्स के साथ 26 एंड 27 वाले कोर्सेस में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गेट एकेडमी के द्वारा डिजाइन स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एईजेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999, जो कि अगर आप गेट 26 और 27 में एनरोल करते हैं तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, आईसीटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, ये जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं ईएससी में आते हैं, वो सारे के सारे 777 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है कि सपोज करिए आपको केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट है, या फिर केवल पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, केवल इन सब्जेक्ट्स का लेक्चर चाहिए आपको। और भी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ
कि 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ऐसे भी कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल फॉर गेट 2025। गेट 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि गेट के लिए डेडिकेटेड टेस्ट है 10 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें वेल डिजाइंड क्वेश्चन है, तो आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं एंड ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा आपको। कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो गेट एकेडमी के कोर्स में ऑल इंडिया से एनरोल्ड हैं, उनके साथ compete करने का मौका मिलेगा। आप अपने रैंक को एनालाइज कर सकते हैं कि ऑल इंडिया 1 AIR 1 का रैंक कितना आ रहा है और आपका रैंक, आप किस रैंक पे हैं, कितना आपको मॉडिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। 76 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है बेस्ट ऑफिशियल गेट पेपर के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। QR कोड जनरल एप्टीट्यूड गेट बुक का आपके स्क्रीन के सामने, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो गेट जनरल एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस जो है जिस बुक की, ई बुक की 222 है, प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 187 पेजेस हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 192 पेजेस, वर्बल एबिलिटी 126 पेजेस, स्पेशल एप्टीट्यूड 16 पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस 521 पेजेस में खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि गेट एकेडमी आपको वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है गेट के जनरल एप्टीट्यूड ई बुक के बारे में, राइट। आपको और भी कोई कंटेंट वॉच करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन सॉल्यूशन है एप्टीट्यूड का ये बुक। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन के बारे में बात किया हुआ था। आज के सेशन में हम लोग रोटर फेड इंडक्शन मशीन के बारे में बात करते हैं। एक बार चीज़ों को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, राइट, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपको कोई भी डाउट ना हो। लेट मी ड्रॉ दी स्टेटर पार्ट। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है। ये स्टेटर वाला पार्ट है, ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो कि अर्थ के साथ रिवेटेड होता है। ब्लैक कलर के पेन से जितना भी चीज़ें हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बुल आई है, हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना, क्रेन के थ्रू एक मशीन को एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटर कंडक्टर्स अवेलेबल हैं कि ये ए फेज के कंडक्टर्स,
ये बी फेस के कंडक्टर, ये सी फेस के कंडक्टर, इसका रिटर्न कंडक्टर ए डैश यहाँ पे, बी डैश यहाँ पे एंड सी डैश यहाँ पे। ए डैश बी, बी डैश, थ्री फेस की वाइंडिंग होती है राइट स्टेटर में। सी डैश, जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं। अब रोटर ड्रॉ करते हैं हम लोग। लेट मी ड्रॉ द रोटर फर्स्ट। राइट, तो ऐसा कुछ रोटर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और ये शाफ्ट की है, और ये शाफ्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके से। और ध्यान देते हैं, इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन के लिए हम लोगों को फेज वाउंड रोटर चाहिए जिसमें स्लिप रिंग्स हों, राइट, या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। इस मस्ट है कि इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन के लिए हमारे पास कैसी मशीन होनी चाहिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन होनी चाहिए, इंडक्शन मशीन होनी चाहिए। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इन बिकॉज इन स्क्वायरल केज मशीन, स्क्वायरल मशीन एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स आर shorted with end rings कि वहां पे आपको सप्लाई देने का कोई भी जरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई स्लिपरिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं होता है। टू इंजेक्ट थ्री फेज सोर्स टू रोटर, there is not availability of slip rings। ये स्क्वायरल केज मशीन में आपको स्लिप रिंग्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो आप कैसे थ्री फेज इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एल्यूमिनियम और कॉपर, सॉरी, ये शाफ्ट के ऊपर में ये स्लिप रिंग्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में डिफरेंस होता है। स्प्लिट रिंग हम लोग डीसी मशीन्स में यूज करते हैं, एसी मशीन्स में हम लोग स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। स्लिप रिंग्स कि शाफ्ट के ऊपर में एल्यूमिनियम और कॉपर ब्रॉन्ज का बना हुआ, हार्ड ड्रॉन कॉपर मटेरियल का बना हुआ एक रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है, जो कि शाफ्ट रोटेट करता है तो उसके ऊपर में स्लाइड करता हुआ स्लिप रिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो स्लिप रिंग्स, और फिर यहाँ पे ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और यहां से आप थ्री फेज इनपुट सप्लाई करते हैं, थ्री फेज इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। देखिए, स्टेटर फैट में, स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई करते थे आप, लेकिन रोटर फैट में क्या करेंगे, रोटर से थ्री फेज सप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। और ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्लिप रिंग्स हैं, रिंग्स हैं, और ये कार्बन ब्रशेस हैं, ब्रशेस। ये ब्रशेस भी रोटेट करते रहते हैं क्या? नहीं, ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करते हैं आपके स्लिप रिंग्स के। स्लिप रिंग्स रन कर रही हैं, शाफ्ट के साथ असेंबल्ड है और शाफ्ट के साथ रन कर रही हैं, और जिसमें ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं। ब्रशेस कार्बन के ही क्यों बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह को आप देखिएगा
कि लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है ग्रेफाइट, सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है। आप ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज कर सकते ब्रशेस यूज करने के लिए जिसमें आप ऑयल फिल करें, राइट। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ से कलेक्ट कर रहे होंगे स्लिप रिंग से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट कर रहे होंगे, बीच में अगर आप ऑयल फिल कर देते हैं, लेट मी ड्रॉ दी ऑयल, कि यहाँ पे ऑयल रख दिया आपने, तो ऑयल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ना, तो वो आपके थ्री फेज सप्लाई को मशीन में पास ही होने नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा मटेरियल हम लोगों को यूज करना चाहिए जो कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल हो, सेल्फ लुब्रिकेटिंग हो, सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स हो, जैसे कि ग्रेफाइट, राइट, ग्रेफाइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो थ्री फेज की वाइंडिंग रोटर में है, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में आपको ऐसे कुछ वाइंडिंग तीन फेज की देखने के लिए मिलेगी, कि जैसा स्टेटर में थ्री फेज की वाइंडिंग रहती है वैसे ही रोटर में भी थ्री फेज वाइंडिंग कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, फेज बाउंड रोटर, फेज बाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही हम लोग फेज बाउंड रोटर भी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने थ्री फेज सप्लाई जब इसमें इंजेक्ट किया और ये तीनों फेजेस के कंडक्टर्स के यहाँ से कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है, राइट, ए फेज यहाँ से कनेक्टेड है, एंड देन बी फेज यहाँ से कनेक्टेड है, एंड देन सी फेज यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ कनेक्शन मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ से आपने थ्री फेज सप्लाई दिया, ये करंट ऐसा पास होता हुआ इन कंडक्टर्स के थ्रू रोटर तक पहुंचेगा, इन कंडक्टर्स के थ्रू रोटर तक पहुंचेगा। देखिए रोटर क्या है, रोटेट करेगा, रोटर कंडक्टर्स क्या है, रोटेट करेंगे। तो ये इनका अरेंजमेंट स्लिप रिंग्स के साथ करेंगे, क्योंकि शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, शाफ्ट के ऊपर में स्लिप रिंग्स भी रोटेट कर रहा है, तो ये कंडक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स भी रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों का के बीच में कनेक्शन मेंटेन किए हुए हैं हम लोग। अब इसको स्टेशनरी स्लिप रिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी, मूविंग ऑब्जेक्ट, रोटर क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी, आपके थ्री फेज सोर्स क्या है, वो तो स्टेशनरी है ना, वो तो रन नहीं कर रहा है आपके मशीन के साथ, थ्री फेज सोर्स स्टेशनरी कॉन्टेक्ट मेंटेन किया हुआ है। तो स्टेशनरी चीजों को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए क्या काम करेगा, स्लिप रिंग्स काम करता है, इसीलिए हम लोगों को स्लिप रिंग्स की जरूरत है, राइट, कि ये स्लिप रिंग्स शाफ्ट के साथ रन कर रहे हैं और ये ब्रशेस के थ्रू स्टेशनरी कॉन्टेक्ट मेंटेन करके आपके थ्री फेज जो भी डेवलप हो रहा है रोटर में वो कलेक्ट करने का काम करेगा, या फिर थ्री फेज सप्लाई अगर आप देते हैं तो रोटर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ध्यान देते हैं, जब हम लोग स्टेटर में थ्री फेज इनपुट देते थे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था, जिसको हम लोग बोलते थे रोटेट RMF, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता था 1.5 एफ मैक्स। सिमिलर काइंड ऑफ थ्री फेज में स्पेस में, सॉरी, स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है ना, ये रोटर में जो वाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है, ए फेज की वाइंडिंग, बी फेज की वाइंडिंग, सी फेज की वाइंडिंग, ये स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है या फिर नहीं, बिल्कुल है। और यहाँ पे जो आपने सप्लाई दिया हुआ है ये टाइम में डिस्प्लेस्ड सप्लाई है कि नहीं है, वोल्टेज टाइम में ही डिस्प्लेस्ड होता है, करंट टाइम में ही डिस्प्लेस्ड होता है। तो जब भी, ये बेसिक रूल हमेशा माइंड में रखिएगा कि थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, कि ए फेज का करंट यहां से जा रहा है, बी फेज का करंट यहां से जा रहा है, सी फेज का करंट यहां से जा रहा है, आई बी आई सी ऐसे करके फ्लो कर रहा है। तो जब भी टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के आपके वाइंडिंग के हिसाब से कि आपने रोटर में किस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, टू पोल बनाने के लिए वाइंडिंग किया हुआ है, या फिर फोर पोल बनाने के लिए, या फिर सिक्स पोल बनाने के लिए वाइंडिंग किया हुआ है। तो जो भी पोल बनाने के लिए आपने वाइंडिंग किया होगा उतने ही नंबर ऑफ पोल्स ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट हो जाएंगे। ये क्या है, वर्चुअल पोल्स क्रिएट होंगे। सपोज करिए NS और सॉरी NR और SR क्रिएट हो गया, राइट। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स पहले कहां पे होते थे, स्टेटर में देखने के लिए मिलते थे। अभी कहां पे देख, क्योंकि रोटर में आपने सप्लाई किया हुआ है तो रोटर में ये पोल्स देखने के लिए मिलेंगे, वर्चुअल पोल्स। ये आपको नेकेड आई से फिजिकली देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये वर्चुअल इमेजिनेशन है।
कि एन और एस पोल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1.5 एफ मैक्स, 1.5 एफ मैक्स, राइट। अब ये स्पेस में रन करना चालू कर देंगे। जिस तरीके की सप्लाई दिया हुआ है आपने कि अगर ए बी सी फेज सीक्वेंस का सप्लाई दिया हुआ है तो ये वाइंडिंग्स में पहले ए पे पहुंचेंगे एंड देन एन पोल, बी पे पहुंचेगा देन एन पोल, सी पे पहुंचेगा, तो मतलब रोटेशन इनका इस डायरेक्शन में होगा और इनकी स्पीड कितनी होगी, सिंक्रोनस स्पीड। एनएस कितना होता है 120 एफ अपॉन पी, जितना फ्रीक्वेंसी आपने दिया हुआ है, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो 2 पोल की हैं अगर, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज इंजेक्ट किया हुआ है रोटर में, तो 3000 आरपीएम के साथ ये रन करना चालू कर देंगे आरपीएम के साथ इस डायरेक्शन में, अगर ए बी सी सप्लाई दिया हुआ है। अगर ए सी भी दिया होता तो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते, पहले ए पे पहुंचते देन सी पे पहुंचते देन बी पे पहुंचते, लाइक दैट, राइट। तो ध्यान देते हैं कि ये जो एन और एस पोल्स रोटेट कर रहे हैं रोटर में, एन और एस पोल, एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, रन कर रहा है स्पेस में इस डायरेक्शन में। तो स्टेटर में स्टेशनरी कंडक्टर रखा हुआ है, स्टेटर में जब स्टेशनरी कंडक्टर रखा हुआ है जो कि चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, ये रोटर यहाँ पे रहेगा तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे रहेगा तो कुछ ज्यादा फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे रहेगा तो कुछ कम फ्लक्स लाइंस, तो चेंज इन फ्लक्स ये कंडक्टर से स्टेटर में रखा हुआ कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण स्टेटर में रखे हुए कंडक्टर पे वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर है, कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर है या फिर कोई भी कंडक्टर है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पे वोल्टेजेस इंड्यूस देखने के लिए मिलेगा। तो इन कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। लेट सपोज कि अगर एन पोल, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में देख ही लिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट, तो डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट आप कर ही सकते हैं। तो बताइएगा कि, और एक मैकेनिज्म ये भी है कि स्टेटर की जो 3 फेज वाइंडिंग है ए बी सी, 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट करके रखते हैं, शॉर्ट। जैसे कि स्क्वायरल केज मशीन में एल्यूमिनियम और कॉपर बार शॉर्टेड रहते हैं रोटर में जो रहते हैं, तो इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन में हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करते हैं कि स्टेटर के 3 फेज की वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट करके रखते हैं, राइट, शॉर्टेड करके रखते हैं स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एमसीक्यू। तो बताइएगा जब एन पोल इधर मूव कर रहा है तो थंब क्या इंडिकेट करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो मोशन ऑफ फील्ड चाहिए हम लोगों को, एक मोशन ऑफ कंडक्टर चाहिए, मोशन ऑफ कंडक्टर चाहिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग बात करें कि अगर पोल्स आपके इधर जा रहे हैं, ये कंडक्टर यहीं पे रखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पोल्स अगर स्टेशनरी होते तो ये इधर जाता, रिलेटिव थे, तो मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, तो थंब को इधर प्लेस कर दीजिए। एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, आपकी तरफ आएगा, एरो अगर आपकी तरफ आता है तो आपको डॉट देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिलेगा, और अपोजिट वाले में क्रॉस। यहाँ पे जब डॉट है तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस ही देखने के लिए मिलेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, अच्छा, क्रॉस ही देखने के लिए मिलेगा। अब इसी सेम कंडक्टर में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं क्या, नहीं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसी सेम कंडक्टर में, हम लोग कोई सेपरेट कंडक्टर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसी सेम कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिएगा कि ये जो ए बी सी फेज की वाइंडिंग्स है वो कैसे हैं, शॉर्ट सर्क्यूटेड है, कि ये ए फेज के कंडक्टर्स होंगे, ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है, शॉर्टेड है। तो वोल्टेजेस अगर इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है प्लस माइनस करके, तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इमीडिएटली सर्कुलेट करेगा इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इंड्यूस। तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर वोल्टेजेस डॉट है तो करंट भी क्या देखने के लिए मिलेगा, डॉट, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्क्यूटेड है। यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। अब क्रॉस डॉट, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए, क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब कि ये मटेरियल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब कि ये एन पोल ऑफ स्टेटर होगा और ये एस पोल ऑफ स्टेटर होगा, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का, राइट, एन पोल ऑफ स्टेटर एंड एस पोल ऑफ स्टेटर।
और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये किस डायरेक्शन में रन करेंगी बताइएगा, ये किस डायरेक्शन में रन करेंगी, ये इस डायरेक्शन में रन करेंगी, जिस डायरेक्शन में आपका रोटर एमएफ रन कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में स्टेटर आरएमएफ रन करना चालू करेगा। स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी है, एनएस स्पीड से रन कर रहा है, लेकिन रोटर किस स्पीड से रन करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब टॉर्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, टॉर्क के डेवलपमेंट के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एन पोल है, ये दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब रोटर का जो फिजिकल रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, रोटर इस डायरेक्शन में रन करेगा, किस स्पीड से, एन आर स्पीड से, एन आर स्पीड से, टॉर्क का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में होगा, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगी, TEM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगी, क्योंकि एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा तो रोटर फिजिकली इस डायरेक्शन में रन करेगा, रोटर फिजिकली इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, सपोज करिए दिस इज द रोटर, दिस इज द रोटर, रोटर फिजिकली इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, रोटर में रखा हुआ एन और एस पोल्स, एन और एस पोल्स, रोटर इस डायरेक्शन में फिजिकली रन कर रहा है, लेकिन ये एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, किस स्पीड से, ये एनएस स्पीड से रन कर रहे हैं, लेकिन रोटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एनआर स्पीड से रन कर रहा है। यही थ्योरी है बस इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन की। प्रीवियस में देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रन कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में रोटर रन कर रहा है, यहाँ पे जस्ट यही चीज अपोजिट है कि एनआर इस डायरेक्शन में है और रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, राइट। तो देखिएगा रोटर एमएफ की स्पीड कितनी होगी, रोटर एमएफ इसकी स्पीड कितनी होगी, ओवरऑल एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, ये इस डायरेक्शन में कि रोटर के ऑन टॉप ऑफ द रोटर रखा हुआ है एन और एस पोल्स, वो इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, रोटर अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। आशा करते हैं आप बात समझ रहे होंगे। तो रोटर की एक्चुअल रोटर आरएमएफ की स्पीड कितनी देखने के लिए मिलेगी, रोटर आरएमएफ की स्पीड कितनी देखने के लिए मिलेगी, रोटर आरएमएफ की स्पीड कितनी थी, एनएस, और उसमें से एनआर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एनआर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो एनएस माइनस एनआर जो कि रोटर आरएमएफ की स्पीड होगी, यही होगा रोटर आरएमएफ, रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, राइट। एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर क्या होगा, एस एन एस होता है, एस एन एस, एस एन एस। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, रोटर आरएमएफ की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, देखिएगा, सिंस रोटर एमएमएफ या फिर आरएमएफ, रोटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एमएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर कितना होगा, देखिए रोटर का एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में एनएस स्पीड से, लेकिन एक्चुअल रोटर एनआर स्पीड से इस डायरेक्शन में, तो एनएस माइनस एनआर वो इसकी एक्चुअल स्पीड होगी, ठीक है, ये बात बस माइंड में रखिए, एनएस माइनस एनआर जो कि एस एन एस हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसकी स्पीड कितनी है, एक्चुअल स्पीड एस एन एस है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी भी स्पीड एस एन एस ही होगी, तभी जाके ये स्टेटर एमएफ और रोटर एमएफ स्पेस में स्टेशनरी रह पाएंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और आपकी मशीन में कंटिन्यूअस बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो सारी कहानी वही है। तो अगर ये इस एनआर और एसआर की स्पीड एस एन एस है, तो इस रोटर में सॉरी स्टेटर में प्रोड्यूस एन और एस पोल्स की स्पीड कितनी होगी, एस एन एस ही होगी, एस एन एस ही होगी, ठीक है। तो यही दो चीज माइंड में रखिए, बाकी सारी चार्ट तो आप बनाना जानते ही हैं। कि एक्चुअली हम लोग बात करें, लेट मी टॉक अबाउट कि स्लिप क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एच, एस एन एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एस माइनस एन आर, राइट। अब एन आर क्या है, एन आर को क्या लिखा जा सकता है, एन आर को इधर लेके आते हैं अगर हम लोग, तो एन एस माइनस एस एन एस लिख दिए, तो 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस, ऐसा लिखा जा सकता है। अब सिंस रोटर एमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या है, रोटर एमएफ इस डायरेक्शन में एन एस स्पीड से,
रोटर इस डायरेक्शन में एनआर स्पीड से, तो एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर, एनएस अगर ये रोटर एमएफ भी इसी सेम डायरेक्शन में रन करता तो एनएस प्लस एनआर हो जाता, एनएस प्लस एनआर हो जाता, इतनी स्पीड हाई हो जाती ना इसकी रोटर एमएफ की। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं एनएस माइनस एनआर, तो इसीलिए एस एन एस। अब इसकी स्पीड जब एस एन एस है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि रोटर आरएमएफ और स्टेटर आरएमएफ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं, तभी डिस्प्लेस बाय नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल, तभी कंटिन्यूअस बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मशीन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी भी स्पीड एस एन एस हो जाएगी, एस एन एस। तो अब आप चार्ट बना सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो स्पीड ऑफ स्टेटर कितनी है, जीरो, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर की स्पीड कितनी है, जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। स्टेटर एमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर की स्पीड कितनी है, जीरो, और स्टेटर एमएफ की स्पीड एस एन एस, एस एन एस। यहाँ पे बस इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन में याद रखिए, रोटर आरएमएफ और स्टेटर आरएमएफ की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एस एन एस होती है। ठीक है, और वहां पे क्या होती थी, एन एस होती थी, बस यही डिफरेंस है। तो एस एन एस माइनस जीरो कर दिया आपने तो एस एन एस मिल गया। अब रोटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो रोटर देखिए प्रीवियसली इस डायरेक्शन में रन करता था, स्टेटर आरएमएफ जिस स्पीड में रन करता था उसी सेम डायरेक्शन में रोटर एनआर की भी स्पीड होती थी, लेकिन इस केस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, स्टेटर आरएमएफ इस डायरेक्शन में, रोटर एक्चुअल रोटर इस डायरेक्शन में, तो एनआर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो हर जगह पे एनआर के इस फ्रंट में हम लोग माइनस लगा देंगे, एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे नहीं लगाना है ना स्लिप के कैलकुलेशन में, क्योंकि तो ये बेसिक डेफिनेशन है, वो एज इट इज रहेगा। तो माइनस एन आर माइनस जीरो अगर आपने कर दिया, स्टेटर की स्पीड जीरो है तो ये माइनस एन आर हो गया। तो माइनस एन आर क्या लिखा जा सकता है, एन आर जब वन माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस लिखा जा सकता है, तो माइनस एन आर इसके फ्रंट में माइनस लगा दीजिए, दैट्स इट। तो ये आ गया। रोटर एमएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर एमएमएफ क्या है, एस एन एस, इसकी स्पीड रोटर एमएमएफ की स्पीड माइनस स्टेटर की स्पीड जीरो, तो एस एन एस आ गया। स्टेटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ, स्टेटर की स्पीड जीरो, स्टेटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, तो माइनस एस एन एस आ गया। स्टेटर एमएफ एस एन एस, स्टेटर आरएमएफ एस एन एस, तो दोनों का डिफरेंस जीरो। रोटर की स्पीड कितनी है, माइनस एन आर, स्टेटर एमएफ की स्पीड एस एन एस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस एन एस आ जाएगा, राइट। यहां से देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से माइनस एन आर माइनस एस एन एस इज इक्वल टू एन एस आ जाएगा, सॉरी माइनस एन एस आ जाएगा, माइनस एन एस। तो स्टेटर सॉरी रोटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस और स्टेटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, दोनों का डिफरेंस जीरो। स्टेटर की स्पीड जीरो, रोटर की स्पीड माइनस माइनस एन आर माइनस डिफरेंस, और ये माइनस एन आर जो कि अपोजिट रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस एन आर में आ गया, जिसको प्लस एन आर कितना होता है, ये होता है वन माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस, राइट। स्टेटर एमएफ की स्पीड एस एन एस, रोटर की स्पीड माइनस माइनस एन आर, तो ये एन एस आ जाएगा इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, राइट। तो ये चार्ट जरूर बनाइएगा आप। रोटर की स्पीड कितनी है, रोटर की स्पीड माइनस एन आर है, और रोटर की स्पीड माइनस माइनस एन आर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे और माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। रोटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, रोटर की स्पीड माइनस माइनस एन आर, तो एन एस आ गया, ठीक है। स्टेटर की स्पीड जीरो, रोटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, तो दोनों का डिफरेंस माइनस एस एन एस। स्टेटर आरएमएफ एस एन एस, रोटर आरएमएफ एस एन एस, दोनों का डिफरेंस जीरो। रोटर की स्पीड जीरो सॉरी माइनस एन आर, रोटर आरएमएफ की स्पीड माइनस एस एन एस आ गया, तो ये माइनस एस एन सॉरी एन एस। रोटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, रोटर आरएमएफ की स्पीड एस एन एस, तो दोनों का डिफरेंस जीरो, बात खत्म होती है। बस आपको इसमें यहाँ पे यही याद रखना है, इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन में रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू
स्टेटर इज एसएनएस। स्टेटर आरएमएफ with respect to stator is एसएनएस। दोनों सेम होगा तभी जो है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो पाएगा, क्योंकि स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ स्टेशनरी होने चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पेस में, और डिस्प्लेस बाय नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल होना चाहिए दोनों के बीच का। तो यहाँ पे देखिए एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, जस्ट अ सेकंड लेट मी अनडू दी थिंग्स। एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, तो ये क्या है, स्टेटर आरएमएफ। रोटर आरएमएफ के बारे में बात करें तो एन पोल से निकल रही हैं, एस पोल पे जा रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा, तो ये रोटर आरएमएफ है। तो इन ये जिस स्पीड से रन कर रहा है उसी स्पीड से ये भी रन कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, एस एन एस है, इसकी भी स्पीड एस एन एस है। तो दोनों स्पेस में स्टेशनरी हैं, ऑलवेज इनका एंगल यही रहेगा, 90 डिग्री मेंटेन कर रहेंगी, या फिर एंगल में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिस्प्लेस बाय नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल से डिस्प्लेस्ड है, तभी जाके कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा मशीन में। प्रीवियस केस में क्या था, स्टेटर फेड मशीन में आपको क्या याद रखना था, स्टेटर एमएमएफ स्पीड इज एनएस विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। स्टेटर में सप्लाई किया हुआ था तो वो स्टेशनरी था, तो यहाँ पे एनएस थी। रोटर आरएमएफ क्या था, एसएनएस था, सॉरी रोटर एमएमएफ स्पीड मस्ट बी एनएस होगा, ये भी क्या था, एनएस था। लेकिन जब आपने रोटर से सप्लाई किया तब एसएनएस, तो यहाँ पे भी एसएनएस हो, एसएनएस। यही चीज याद रखना है, बाकी सब चार्ट वगैरह इजी है, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, बस कुछ पॉइंट्स माइंड में रखिए। और आपको कोई भी ट्रेन वगैरह के थ्रू, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि ट्रेन वगैरह आप एनालाइज कर सकते, और ये चार्ट भी रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके माइंड में एक दो बार यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, बस दैट्स इट, खत्म हो गई सारी चीज़ें। चार्ट में सारी की सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आपको किसी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज के सेशन में, हम लोगों ने बात किया इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन के बारे में। बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेसर्स को भी इस टॉपिक में डाउट रहता है कि कहाँ पे कैसे कौन सी चीज़ें होंगी, किसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में कैसी होगी, इसीलिए पूरा का पूरा चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और ये कोई भी बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस तरीके से अरेंज मैनर में। तो आप इसमें एक दो बार मेहनत करिए, कॉपी पेन में लेके राइट डाउन करिए, चीज़ों को समझिए। लेक्चर एक दो बार, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों लेक्चर स्टेटर फेड मशीन के और रोटर फेड मशीन के एटलीस्ट 2 टाइम्स देखिए, चीज़ें जाके जब क्लियर हो जाए तो हैंड रिटन नोट्स में 2 बार लिखिए, बस बाकी सब परमानेंट बेसिस पे आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन आज का। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने इंटरेस्टेड टॉपिक भी बता सकते हैं, जहाँ पे आपको डाउट रहता है वो सेपरेट बेसिस पे उनके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, जिससे एक फीडबैक हम लोग ले सकें। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।